गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखो, हम चैप्टर पढ़ रहे थे मेरे भाई सातवां, जो का नाम था जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखो मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे, हमने आगे तक हमने जो चीजें पढ़ ली थी, आज मैं रिवीजन नहीं करा रहा, मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे थे वो था लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे आज हम? लैंगिक जनन। तो मैंने कल बताया था कि लैंगिक जनन क्या होता है मेरे भाई। लैंगिक जनन ऐसा जनन, मतलब जनन का वह प्रकार जिसमें क्या होता है, दो जीव या दो जनक क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। दो जनक क्या लेते हैं मेरे भाई, भाग लेते हैं। अच्छा, कौन कौन से? जैसे कि नर और मादा। अच्छा, नर और मादा का क्या भाग लेता है मेरे भाई? नर का जो भाग लेता है वो लेता है मेरे भाई वृषण। ठीक है, क्या लेता है? वृषण लेता है। और मादा का लेता है अंडाशय। क्या लेता है? अंडाशय। अंडे में होते हैं अंडाशय, मतलब अंडे में होते हैं अंडाणु, और तुम्हारे वृषण में होते हैं मेरे भाई शुक्राणु। तो शुक्राणु और अंडाणु जब निषेचन करते हैं, निषेचन के दौरान, निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है उनका। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। आवाज और ऑडियो वीडियो क्लियर है ना मेरे भाई? सभी को बताएंगे एक बार सभी। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो। फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद में युग्मक बनेगा। युग्मक का मतलब दोनों का जोड़ा बनेगा, मतलब कि अंडा, जो अंडाणु है और शुक्राणु है, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, मतलब युग्मक बनेगा, और उस युग्मक से भ्रूण का निर्माण होगा, और फिर क्या होंगे? बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी चीजें को पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं। तो लैंगिक जनन में लिखेंगे जनन की वह विधि, लिखेंगे जनन की वह विधि जनन की वह विधि लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा, लिखेंगे जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। लैंगिक जनन कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या होगा? नर भी भाग लेगा और मादा भी भाग लेगा, दोनों भाग लेंगे, नर भी और मादा भी। तो एक ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे, वो क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, चलो इनके बारे में देखते हैं। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, ये इसकी दूसरी परिभाषा लिख लेंगे, या करके, या अथवा करके लिख लो मेरे भाई इसकी दूसरी परिभाषा। अथवा में करके दूसरी परिभाषा लिख लेंगे। अथवा में करके दूसरी परिभाषा, एक परिभाषा और लिखवा रहा हूं इसकी। ठीक है, देखो इसको अथवा में लिखेंगे इस तरीके से, अथवा दूसरी परिभाषा लिख लेंगे इसकी मेरे भाई। दूसरी परिभाषा और लिख लेंगे इसकी, लिखेंगे इसमें जनन की वह विधि लिखेंगे जनन की वह विधि जनन की वह विधि जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक नर युग्मक जिसको बोलते हैं मेरे भाई शुक्राणु। ठीक है, जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक जिसको शुक्राणु बोलते हैं, और मादा युग्मक, और
मादा युग्मक तो बोलते हैं मेरे भाई अंडाणु। भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है मेरे भाई। लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। लिखेंगे इसमें अर्धसूत्री विभाजन, लिखेंगे अलग लिख लेंगे, अलग लाइन में लिखेंगे यहां पे मेरे भाई। इसमें लिखेंगे इसमें अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन की क्रिया होती है मेरे भाई। किसकी क्रिया होती है? अर्धसूत्री विभाजन की और निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, अच्छा ये निषेचन होता क्या है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन को बाद में दोनों का अंतर करके लिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी यहां एक चीज हो रही है, निषेचन। तो इस निषेचन के बारे में और लिखते हैं, तो लिखेंगे निषेचन, लिखेंगे निषेचन। निषेचन आया है, एक ये नर युग्मक आया है, एक मादा युग्मक आया है, अंडाणु शुक्राणु, ये क्या है इनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे निषेचन, लिखेंगे निषेचन। लिखेंगे निषेचन। अब इस निषेचन के बारे में लिखेंगे मेरे भाई। निषेचन के बारे में लिखेंगे नर युग्मक लिखेंगे नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं मेरे भाई? निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं? कि लैंगिक जनन में पहली बात तो दो लोग भाग लेंगे, नर और मादा। जो भाग लेंगे उनको हम बोलते हैं जनक। क्या बोलते हैं? जनक। और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं संतति। क्या बोलते हैं? संतति बोलते हैं। अच्छा ये देखो ध्यान से
कि जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं वो कहलाता है लैंगिक जनन। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। अथवा दूसरी बात, जनन की वह विधि, जनन की ऐसी विधि जिसमें नर युग्मक शुक्राणु, मतलब कि जो नर है उसका युग्मक होगा कौन? शुक्राणु। तो मतलब नर में से तो क्या आएगा? शुक्राणु, मतलब जो आदमी होगा उसमें से तो आएगा शुक्राणु। और मादा युग्मक, मादा युग्मक का मतलब जो लेडीज होगी, जो महिला होगी, उसका आएगा अंडाणु। तो ये दोनों क्या करेंगे? भाग लेंगे। क्या लेंगे? भाग। उसे को क्या बोलते हैं अपन? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लैंगिक जनन। आगे बात समझ में कोई दिक्कत इसमें किसी को? कि भाई नर का तो होगा शुक्राणु और मादा का होगा अंडाणु, ये दोनों आपस में मिलेंगे, इसको बोलते हैं, मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं? संलयन। और इसी को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। अच्छा, कौन सा, अगर वो पूछे कि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन, मतलब कौन सा विभाजन होता है, कोशिका का कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और किसकी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया। अच्छा, निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक जिसको हमने शुक्राणु बोला है और मादा युग्मक जिसको हमने अंडाणु बोला है, तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को, संलयन का मतलब है एक दूसरे में मिलना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरे भाई सभी को? तो नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु दोनों के संलयन को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे। अब इन दोनों के बारे में लिख लेते हैं कि नर युग्मक क्या है और मादा युग्मक क्या है। चलो चलो लिखेंगे, लिखेंगे नर युग्मक। नर युग्मक और इसको बोलेंगे शुक्राणु। ठीक है, अब ये शुक्राणु होता क्या है इसमें लिखेंगे। शुक्राणु क्या हुआ देखो, ध्यान लिखेंगे, लिखेंगे गतिशील जनन कोशिका को, लिखेंगे गतिशील जनन कोशिका को गतिशील जनन कोशिका को जनन की ऐसी कोशिका, जनन की ऐसी कोशिका जो क्या हो? गतिशील हो। क्या हो? गतिशील हो। तो गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? लिखेंगे नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक मतलब कि शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु कहते हैं। अच्छा, दूसरी क्या है हमारे पास? मादा युग्मक। क्या है मेरे भाई? मादा युग्मक है जिसको हमने अंडाणु बोला है। क्या बोला है? अंडाणु। तो आगे लिखेंगे, लिखेंगे मादा युग्मक। मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु। लिखेंगे जिस जनन कोशिका में, लिखेंगे जिस जनन कोशिका में जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार, लिखेंगे जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है,
लिखेंगे मादा युग्मक, मादा युग्मक जिसको बोलते हैं अंडाणु, मादा युग्मक जिसको बोलते हैं अंडाणु, क्या बोलते हैं, अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु कहते हैं। आ गई दोनों चीजें समझ में, बताओ भाई। इसमें क्या पूछा इसने, इसने क्या बोला है कि गतिशील जनन कोशिका, कि जनन की ऐसी कोशिका जो गतिशील है वो कहलाएगी नर युग्मक, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। दूसरा आ जाता है मादा युग्मक, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं। तो जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, मादा युग्मक मतलब अंडाणु कहलाता है, या बोलेंगे मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है, लिखेंगे। मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है, क्या कहलाता है, मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। अब लिखेंगे लैंगिक जनन के लाभ। अच्छा, इसके लाभ क्या क्या है वो लिखेंगे अपन, ठीक है, चलो। तो इतना ही आएगा भैया ना, चलो। दिख रहा है सभी को, ये सारी चीजें मैंने समझा दी मेरे भाई। लैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाती है। जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक क्या है मेरे भाई, अंडाणु, ये दोनों जो भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। ये दोनों जिसमें भाग लेंगे उसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि ये वाली देखिए, इसमें कौन सा विभाजन पाया जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है और निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्या होता है मेरे भाई, जब नर युग्मक मतलब जो शुक्राणु है और जो अंडाणु है, अंडाणु क्या है, मादा युग्मक, तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। दोनों के संलयन को, जुड़ने को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। नर युग्मक गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है, और जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, क्या होता है, भोजन का भंडार संचित होता है, उसको बोलते हैं मादा युग्मक अंडाणु। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अंडाणु बोलते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसमें लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे इसमें लिखेंगे, एक मिनट भाई, कॉल है एक। चलो मेरे भाई, अगली, अब अगली लाइन डालेंगे। अगली लाइन में क्या डालेंगे, देखो कॉल आ गया था, कोई बात नहीं है ना। चलो अगली लिखेंगे लैंगिक जनन के लाभ, लिखेंगे लैंगिक जनन के लाभ। अब अच्छा, ये लाभ, लाभ क्या क्या है मेरे भाई, ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या होगा। देखो एक तो पहली बात क्या है मेरे भाई, इसमें क्या होगा, वर्णों में विभिन्नता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वर्णों में विभिन्नता। दूसरा, जीवों में विभिन्नता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जीवों में विभिन्नता। ठीक है, तो विभिन्नताएं आएंगी बहुत सारी, तो इसमें लिखेंगे अपन, लिखेंगे लैंगिक जनन के लाभ, लिखेंगे भाई लैंगिक जनन के लाभ, लिखेंगे लैंगिक जनन के लाभ, लिखेंगे लैंगिक जनन के लाभ। लैंगिक जनन के लाभ, ठीक है, इसमें लिखेंगे मेरे भाई लैंगिक जनन उच्च विकसित प्रक्रिया है, लिखेंगे लैंगिक जनन, लिखेंगे लैंगिक जनन
लिखेंगे लैंगिक जनन लैंगिक जनन उच्च विकसित प्रक्रिया है। लैंगिक जनन उच्च विकसित प्रक्रिया है। लैंगिक जनन उच्च विकसित प्रक्रिया है तथा इसके अलैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन की तुलना में पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, चलो देखेंगे। लैंगिक जनन उच्च विकसित प्रक्रिया है तथा इसके अलैंगिक जनन की तुलना में अनेक लाभ है मेरे भाई। क्या है? तुलना में अनेक लाभ है। क्या है? अनेक लाभ। तुलना में अनेक लाभ है। अनेक लाभ हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन से लाभ हैं? कौन कौन से लाभ है चलो लिख लेते हैं। ठीक है, तीनों को लिख लेते हैं, फिर तीनों को समझाऊंगा। देखो 3 4 ही लिखेंगे अपन, ठीक है ना। चलो लिखेंगे पहला मेरे भाई, पहला लिखेंगे। लिखेंगे पहला अलैंग मतलब इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन में, लिखेंगे लैंगिक जनन में लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजनों का, वर्णों के नए संयोजन का अवसर मिलता है। लिखेंगे लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन का अवसर मिलता है। अच्छा दूसरी चीज लिखेंगे, यह नई जातियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखेंगे यह नई जातियों की उत्पत्ति में, लिखेंगे लिखेंगे यह नई जातियों की ठीक है मेरे भाई, यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा लिखेंगे इस जनन द्वारा, तीसरा लिखेंगे मेरे भाई इसी में,
लिखेंगे इस जनन द्वारा जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में काफी विभिन्नताएं होती है। काफी भिन्नताएं भी है। काफी विभिन्नताएं होती है। क्या होती हैं? काफी विभिन्नताएं होती है। लिखेंगे चौथा, लिखेंगे मेरे भाई लैंगिक जनन। चौथा लिखेंगे, ये क्या करता है? संततियों में गुणों को बढ़ावा देता है मेरे भाई। संततियों में क्या देता है? गुणों को बढ़ावा। तो चौथा लिखेंगे यह संततियों में, लिखेंगे लैंगिक जनन, लिखेंगे लैंगिक जनन लैंगिक जनन, लिखेंगे लैंगिक जनन संततियों में गुणों को बढ़ावा देता है। लैंगिक जनन संततियों में गुणों को बढ़ावा देता है। लिखेंगे क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें तो भिन्न तथा अलैंगिक समानता वाले, लिखेंगे अलैंगिक, अलैंगिक असमानता, लिखेंगे अलैंगिक असमानता, अलैंगिक असमानता वाले, अलैंगिक असमानता वाले जीवों से, अलैंगिक असमानता वाले जीवों से आए युग्मकों का संलयन होता है। क्या होता है? इनका संलयन होता है। ठीक है, एक नोट डाल के और लिखेंगे एक चीज, और उसके बाद में फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो नोट डालेंगे मेरे भाई, नोट डालेंगे, नोट नोट डालेंगे और नोट में लिखेंगे इस विधि से उत्पन्न संतति इस विधि से उत्पन्न संतति
विधि से उत्पन्न संतति शारीरिक रूप से तो समान होती है, लेकिन डीएनए स्तर पर तो भिन्न होती है भाई। शारीरिक रूप से तो भिन्न होती है, लेकिन डीएनए स्तर पर समान होती है। है लेकिन डीएनए स्तर पर समान होती है। क्या होती है? डीएनए स्तर पर समान होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे। उत्पन्न संतति शारीरिक रूप से तो शारीरिक रूप से जनक से, शारीरिक रूप से, एक मिनट रुकेंगे, शारीरिक रूप से यहाँ पे लिखेंगे जनक से, शारीरिक रूप से जनक से भिन्न होती है। किससे होती है? जनक से। ये जनक है मेरे भैया ना, जनक याद रखेंगे, ध्यान से लिख लेंगे। शारीरिक रूप से जनक से भिन्न होती है, लेकिन डीएनए स्तर पर क्या होती है? समान होती है। लिखेंगे लैंगिक जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। लिखेंगे मेरे भाई, लैंगिक जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। लैंगिक जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया है? देखो, पहला तो है पौधों में लैंगिक जनन और दूसरा जीवों में लैंगिक जनन, तो जंतुओं में। ठीक है ना, लिखेंगे पहला, लिखेंगे पौधों में लैंगिक जनन, दूसरा लिखेंगे मेरे भाई जंतुओं में लैंगिक जनन। एक मिनट, में लैंगिक जनन। ठीक है, एक तो है पौधों में लैंगिक जनन और दूसरा है जंतुओं में लैंगिक जनन। ठीक है, चलो अब मैं एक बार इसको समझाता हूं, फिर मैं लिखाऊंगा आगे बाद में। ठीक है, चलो उतारेंगे एक बार सभी, जल्दी जल्दी उतारेंगे सभी। चलो जल्दी उतारेंगे मेरे भाई। चलो देखो, पौधों में अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें समझ में आई कि भाई लैंगिक जनन के लाभ क्या क्या हैं। अलैंगिक जनन के तो हमने देख लिया भाई क्या क्या लाभ है। उनमें एक समान संतति उत्पन्न हो जाती है, कोई भी अनुवांशिक मतलब परिवर्तन नहीं आता, जीवों के समान ही संतति उत्पन्न, जनकों के समान ही क्या होती है? संतति उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से समझेंगे,
लैंगिक जनन उच्च विकसित प्रक्रिया है मेरे भाई। ये क्या है? उच्च विकसित प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब कि इसमें पूरी तरीके से क्या होते हैं, विकास होता है, ठीक है। तथा इसके अलैंगिक जनन की तुलना में अनेक लाभ है, मतलब अलैंगिक जनन की तुलना में इसमें क्या है, लाभ है। अच्छा, कौन कौन से लाभ है? पहला देखो मेरे भाई, पहला देखेंगे, लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन का अवसर मिलता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? वर्णों के संयोजन का अवसर मिलता है। वर्णों का मतलब है रंगों का, ठीक है। अभी देखो, जैसे मान लो कि अभी मान लो तुम्हारे पापा है काले और तुम्हारी मम्मी है गोरी, ठीक है। अब दोनों का क्या हो गया, संलयन, मतलब दोनों ने क्या किया मेरे भाई, तुम्हें पैदा किया, तो तुम्हारे क्या है रंग में, जैसे मान लो उनका गोरा उनका कोला काला, तो तुम कैसे हो जाओगे, सांवले हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? सांवले। तो वर्णों में क्या हो जाता है, नए संयोजन का अवसर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वर्णों में नए संयोजन का अवसर मिल जाता है। तो लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन का अवसर मिलता है। दूसरा, यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब कि जो नई जातियां हैं वो कैसे इस तरीके से उत्पन्न होती है मेरे भाई। तीसरा देखेंगे, इस जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में काफी विभिन्नताएं होती हैं। क्या होती है? काफी विभिन्नताएं होती हैं। लैंगिक जनन संततियों में किसको बढ़ावा देता है? गुणों को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें दो भिन्न तथा अलैंगिक असमानता वाले जीवों से आय युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। देखो नोट डलवा के मैंने एक चीज लिखवाई है, इस विधि से उत्पन्न संतति शारीरिक रूप से जनक से भिन्न होती है, लेकिन डीएनए स्तर पर क्या होती है मेरे भाई, समान होती है। क्या होती है? डीएनए स्तर पर समान होती है। देखेंगे, लैंगिक जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे मेरे भाई। शारीरिक रूप से तो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी जनक से, जनक से क्या होगी, भिन्न भिन्न, लेकिन डीएनए स्तर पर क्या होगी, समान। जैसे तुम्हारी शक्ल है वो हल्की हल्की सी मैच खाती है तुम्हारे मम्मी से पापा से, ऐसा थोड़ी बिल्कुल डिट्टो आ गए, डिट्टो नहीं है। तो शारीरिक रूप से तो भिन्न है, लेकिन अगर तुम डीएनए जांच कराओगे तो डीएनए में क्या होगी, डीएनए क्या होंगे मेरे भाई, समान होंगे, ठीक है। डीएनए क्या होंगे, समान, ठीक है। चलो, जिसको अपने मम्मी पापा पे शक हो वो डीएनए टेस्ट करा लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। तो लैंगिक जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला है पौधों में लैंगिक जनन और दूसरा है जंतुओं में लैंगिक जनन। अब लिखेंगे मेरे भाई पौधों में लैंगिक जनन। गुरुजी पौधों में भी लैंगिक जनन होता है? हाँ मेरे भाई, पौधों में भी जनन होता है। लिखेंगे पौधों में लैंगिक जनन, हेडिंग डालेंगे पौधों में लैंगिक जनन। लिखेंगे पहला पौधों में लैंगिक जनन। लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जनक पौधों द्वारा, लिखेंगे जनक पौधों द्वारा लिखेंगे जनक पौधों द्वारा अपनी युग्मक कोशिकाओं, जनक पौधों द्वारा अपनी, जनक पौधों द्वारा अपनी युग्मक कोशिकाओं युग्मक कोशिकाओं या युग्मकों का योग, जनक पौधों द्वारा अपनी युग्मक कोशिकाओं या युग्मकों का योग कर नए पौधों को जन्म देने की, नए पौधों लिखा जाएगा क्या, नए पौधों को
जन्म देने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे? जन्म देने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बताओ? की प्रक्रिया को पौधों में लैंगिक जनन कहते हैं। पौधों में लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, लिखेंगे इसी में, लिखेंगे मेरे भाई आगे। देखो मैं सारी चीजें समझाते हुए चल रहा हूं, कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताएंगे ना। लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे पादपों या पौधों में भी लिखेंगे, इस तरीके से बना के लिखेंगे, पादपों में भी पादपों में भी क्या होते हैं? नर और मादा भाग होते हैं। लिखेंगे इस तरीके से, देखो चार सा बना लेंगे, इस तरीके से आगे लिखेंगे पादपों में भी पादपों में भी लिखेंगे, पादपों में भी नर व मादा भाग पाए जाते हैं। ये भाग ये भाग कहाँ पाए जाएंगे? या तो फूलों में पाए जाएंगे, फूलों में नहीं पाए जा रहे तो जो फलों के अंदर जो बीज होते हैं उनमें पाए जाएंगे। तो लिखेंगे ये भाग, सॉरी ये लिखेंगे पौधों के ये जनन अंग, अंग लिखेंगे। पौधों के ये जनन अंग लिखेंगे, पौधों के ये जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई? लिखेंगे पुष्पों और फलों के अंदर, पुष्पों और फलों के अंदर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे पुष्प का नर भाग तो कहलाता है पुंकेसर, और जो स्त्री मादा का जो भाग होता है जनन भाग उसको बोलते हैं स्त्री केसर। कैसे याद करेंगे वो भी कराऊंगा, आगे आ जाओ, लिखेंगे इसी में। लिखेंगे इसी में, लिखेंगे पुष्प का नर अंग
पुष्प का नर अंग पुंकेसर, और मादा अंग स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। पुष्पी पादपों में जननांग लिखेंगे। लिखेंगे पुष्पी पादपों में जननांग। कौन कौन से जननांग पाए जाते हैं पुष्पी पादपों में? लिखेंगे पुष्पी पादपों में जननांग। ठीक है, चलो अब कौन कौन से जननांग पाए जाते हैं उनमें लिखेंगे। ठीक है, पहला लिखेंगे मादा जननांग, यहां पे लिखेंगे। लिखेंगे मादा जननांग। मादा जननांग में लिखेंगे स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में क्या क्या पाया जाता है वो भी लिखेंगे। स्त्री केसर में क्या क्या होता है देखेंगे। स्त्री केसर में पाए जाते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीन चीज पाई जाती है अपने स्त्री केसर में। ठीक है मेरे भाई, मतलब पुष्प में जो मादा भाग होता है उसमें जो जनन में भाग लेगा वो ये तीन चीजें भाग लेती हैं स्त्री केसर की। ठीक है ना, अभी समझाता हूं देखो। फिर लिखेंगे नर जननांग। नर जननांग में लिखेंगे पुंकेसर। नर जननांग में लिखेंगे पुंकेसर। और अब पुंकेसर में लिखेंगे मेरे भाई परागकण, परागकोश और तंतु। परागकण, परागकोश और तंतु। ठीक है, तीन चीज लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे पुंकेसर। पुंकेसर में लिखेंगे परागकण, परागकोश लिख लो पहले, परागकोश, परागकण, तीसरा लिखेंगे तंतु। क्या लिखेंगे? तीसरा तंतु।
ठीक है, ये हो गए तुम्हारे किसके, नरजन्नांग के भाग, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन को पुष्पों के प्रकार भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले एक बार इसको समझा देता हूं जो मैंने लिखा दिया। चलो ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है क्या, बताएंगे सभी एक बार, सभी को दिख रहा है क्या, सभी को दिख रहा है क्या, बताएंगे एक बार। चलो यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, पौधों में लैंगिक जनन, जनक पौधों द्वारा अपनी युग्मक कोशिकाओं को, जो पौधे होंगे वो अपनी युग्मक कोशिकाओं को या युग्मकों को योग कर मतलब जोड़कर नए पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया। तो जनक पौधों द्वारा अपनी युग्मक कोशिकाओं या युग्मकों का योग कर नए पौधों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पौधों में लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होंगे, अपनी युग्मक कोशिकाओं को देंगे, जनक पौधे जो होंगे वो अपनी युग्मक कोशिकाओं को देंगे, उनका जब जोड़ होगा, जब दोनों मिलेंगे, उनका योग होगा, तो नए पौधे को जन्म देंगे, और ये नए पौधे के जन्म देने की प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं हम क्या, पौधों में लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, पौधों में लैंगिक जनन। अच्छा दूसरी देखो, पादपों में भी नर व मादा भाग पाए जाते हैं, पादपों में भी क्या पाए जाते हैं, नर व मादा भाग पाए जाते हैं। पौधों के ये जनन अंग पुष्पों और फलों के अंदर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, पादपों में भी नर व मादा भाग पाए जाते हैं, पादपों में भी क्या पाए जाते हैं, नर और मादा भाग। ठीक है, ऐसा नहीं है जीवों में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं। पौधों के ये जनन अंग पुष्पों और फलों के अंदर, मतलब ये कहां पाए जाएंगे, पहली बात तो बीज में, और बीज कहां पाए जाएंगे, पौधों के जनन अंग कहां पाए जाएंगे, पुष्पों और फलों के, मतलब पुष्पों में बीज होंगे और फलों में भी क्या होंगे, बीज। तो पुष्पों और फलों के अंदर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। दूसरी बात, पुष्प का नर अंग तो क्या कहलाएगा और मादा अंग क्या कहलाएगा। देखो पुष्प का जो नर है, नर का मतलब है पुरुष, नर का मतलब क्या है, पुरुष, तो पूसे पुरुष और पूसे पुंकेसर। ठीक है, तो नर भाग तो क्या कहलाएगा मेरे भाई, पुंकेसर। अच्छा दूसरा वाला मादा भाग, मादा का मतलब स्त्री, मादा का मतलब क्या है, स्त्री, तो इसमें आ जाएगा स्त्री केसर। क्या आ जाएगा, स्त्री केसर। ठीक है, अब पुष्पी पादपों में जन्नांग कौन कौन से होंगे, तो मादा जन्नांग की बात करेंगे। मादा जन्नांग है हमारे पास स्त्री केसर, स्त्री केसर में क्या क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे भाई। जैसे मैंने कह दिया मादा जन्नांग, लेकिन मादा जन्नांग में है क्या, जैसे मैं पूछे इस दुनिया में मान लो मैं हूं, मेरा नाम है गणेश। ठीक है, जैसे गणेश, अब गणेश के अंदर क्या क्या है, तो तुम बोलोगे 2 हाथ 2 पैर, इस तरीके से। तो ऐसे ही मेरे भाई स्त्री केसर, ये क्या हो गया, मादा जन्नांग हो गया। अब इसमें पाए क्या क्या जाएंगे, तो भाई इसमें पाया जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये क्या होते हैं, सारी चीजें लिखाऊंगा। आगे देखो नरजन्नांग, नरजन्नांग में मतलब क्या होगा, पुंकेसर। अच्छा पुंकेसर के अंदर क्या क्या, परागकोश, परागकण और तंतु, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन समझेंगे। ठीक है, चलो अभी टाइम बच रहा है, अभी अपन क्या करते हैं, आगे लिखेंगे इसी में। पुष्प के 2 प्रकार होते हैं मेरे भाई, पुष्पों के प्रकार लिख लेंगे कि पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, में लिखेंगे पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक लिंगी पुष्प और दूसरा होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी। लिखेंगे लिखेंगे पहला लिखेंगे एक लिंगी पुष्प, लिखेंगे एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प में लिखेंगे जब पुष्प में पुंकेसर, भाई एक लिंगी का मतलब जिसमें एक ही लिंग होगा, या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, तो लिखेंगे लिखेंगे इसमें
लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक अंग उपस्थित हो। देखो मेरे भाई, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग लिखेंगे, एक जननांग, एक जनन अंग, एक जननांग उपस्थित हो तो ठीक है। तो जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लिखेंगे जैसे पपीता, तरबूज आदि। उदाहरण लिखेंगे, पपीता, तरबूज आदि। ठीक है, दूसरा लिखेंगे द्विलिंगी या उभयलिंगी। ठीक है, लिखेंगे द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प, लिखेंगे द्विलिंगी। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प। इसमें लिखेंगे जब एक ही पुष्प में, लिखेंगे जब एक ही पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित हों तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। लिखेंगे उदाहरण के लिए गुड़हल, सरसों आदि। उदाहरण में लिखेंगे गुड़हल, सरसों आदि। ठीक है, चलो आगे देखेंगे मेरे भाई। अब हम कल जो पढ़ेंगे, देखो आज तो देख लेता हूं, एक बार टाइम देख लेता हूं कितना क्या हो गया। चलो भाई 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे पुष्पों के 2 प्रकार, एक तो है एक लिंगी और एक द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब जिसमें एक लिंग हो, या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर हो, कोई सा भी एक जननांग उपस्थित होगा तो वो एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। द्विलिंगी या उभयलिंगी जिसमें क्या हो, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों हो, मतलब द्वि का मतलब क्या होता है? दो, जिसमें 2 लिंग हो, मतलब कि पुंकेसर भी हो और स्त्रीकेसर भी हो, ऐसे को क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। किस किस में होता है भाई? एक लिंगी तो होता है पपीता, तरबूज, इनमें होता है, ठीक है, और द्विलिंगी गुड़हल और सरसों में। दो उदाहरण तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी। देखो आज जो मैंने पढ़ाया इसको एक बार कल मैं रिवाइज करा दूंगा, आज जो पढ़ाया है, ठीक है। पहले का जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, उसको लैंगिक जनन से मैं कल क्या है तुम्हारे दोबारा क्या कर दूंगा, एक बार रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने करा दी, और थोड़ा थोड़ा सा घर पे पढ़ा करो मेरे भाई, ठीक है ना। चलो हाँ, तो देखो आज के तुम ऐसे प्रश्न कर लो, जैसे मान लो तुम्हें मैं, चलो कल से देंगे भाई, कल से तुम्हें मैं क्या करूंगा, 2-2 3-3 प्रश्न जो तुमसे चैप्टर के बोली थी उनमें से मैं कल से देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और ये फ्लाइंग किस तुम्हारा।